जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद कृष्णा में। आज हिंदी व्याकरण में आज हिंदी में जो है हम क्या पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। स्वर जानेंगे, व्यंजन जानेंगे और उनके प्रकार जानेंगे। स्वर जानेंगे, व्यंजन और उनके प्रकार जानेंगे। एक क्लास में हम पूरी वर्णमाला को कवर करेंगे, एक ही क्लास में पूरी वर्णमाला को कवर करेंगे। ठीक है, हमारी जो हिंदी की क्लास है डेली कितने 4 बजे होती है, शाम 4 बजे डेली होती है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और शेयर कर देंगे। लाइक और शेयर करने और पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन है आपको क्लास चलते ही मिल जाए। आप लोगों ने जो है हमें 585 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए एग्ज़ाम के पहले। उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे और 1K कंप्लीट करवाएंगे, जिससे मैं एनालिटिक जो है एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छी तरीके से करा सकूं। जिनका एग्ज़ाम बाद में है उन लोगों के हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करेंगे। अब बिना किसी देरी के चलते हैं आज के फर्स्ट पे। पहले तो देखेंगे वर्णमाला। क्या वर्णमाला जो है किसे बोलते हैं? वर्णमाला इंग्लिश में इसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण के वर्णमाला स्वर व्यंजन क्रम इस प्रकार है। आप लोग देखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए प्लीज़। पहले नंबर में आ जाएगा वाक्य। वाक्य मतलब एक पूर्ण रूप होता है। वाक्य जैसे कोई भी शब्द लिखे उसको हम पूर्ण वाक्य बोलते हैं, तो उसको क्या हम वाक्य बोलते हैं, जो कि पूर्ण रूप से संचारित होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा उपवाक्य। क्या? उपवाक्य। वाक्यों से जो छोटी इकाई है, वाक्य से जो छोटी इकाई है उसे हम उपवाक्य बोलते हैं। पदबंध किसे बोलते हैं? पदबंध वाक्यों में छोटी इकाई, वाक्यों में जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या पदबंध बोलते हैं। ठीक है, पद पद का मतलब हो जाएगा शब्द। जैसे ये लिखा है तो ये शब्द है। ठीक है, पदबंध से छोटी इकाई को पद कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई को पद या शब्द बोलते हैं। ठीक है, अक्षर हो जाएगा। पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। जैसे हमने आ लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक अक्षर है। क्या है ये? एक अक्षर हो जाएगा। का लिख दिया तो ये एक अक्षर हो जाएगा। ज्ञा लिख दिया तो ये एक अक्षर हो जाएगा। माँ लिख दिया तो ये एक क्या हो जाएगा? ये अक्षर एक हो जाएगा। ठीक है, ये एक अक्षर हो जाएगा। आगे देखेंगे ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण, ठीक है, कौन से अच्छा से कौन से शब्द से किस प्रकार की ध्वनि या वर्ण होती है। तो अच्छा से छोटी रूप में ध्वनि, अच्छा से छोटी जो रूप होता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। अगर कोई अक्षर हम पढ़ते हैं तो उसमें जो ध्वनि प्रकट होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण यानी कि ध्वनि। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, उच्चारण के आधार पर भाषा की जो है कौन सी सबसे छोटी इकाई, जबकि वर्ण लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखेंगे वर्ण के खंड नहीं किए जाते हैं। वर्ण जो होते हैं उनके क्या नहीं किए जाते? खंड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। जो वर्ण होते हैं उन्हीं के मेल से जो है अक्षर बनते हैं। अगर हम रा आ मास आ देखेंगे तो ये एक क्या होंगे? वर्ण होंगे, और इन्हीं के हिसाब से एक अक्षर कंप्लीट होता है, और फिर इन सबको मिला के एक क्या है? शब्द तैयार होता है। क्या तैयार होता है? एक शब्द तैयार होता है। ठीक है, अतः राम शब्द में कितने? 2 अक्षर होते हैं। राम शब्द में कितने अक्षर होते हैं? 2 शब्द होते हैं। और इनमें चरण हो जाएंगे। रा हो जाएगा, बड़ा आ की मात्रा छुपी है, आधी माँ छुपी है और आ छुपा है।
तो इसे मिला के पूरा क्या बन जाएगा, राम। क्या बन जाएगा, पूरे इन सबको मिलाएंगे, अगर इनको अक्षर बाई अक्षर करेंगे तो इतने अक्षर आएंगे, इतने वर्ण आएंगे, तो इन सबको मिलाकर एक शब्द बनता है, कौन सा, राम शब्द। ठीक है, कौन सा शब्द बनता है, राम शब्द। आगे देखेंगे, नोट में देखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला कितने, 45 प्रकार वर्ण होते हैं, कितने, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में कितने, 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर हैं, जिसमें से कितने, 10 स्वर हैं। ठीक है, अगर हम छुटा से ज्ञा तक लेंगे, छुटा से ज्ञा तक, ठीक है, छुटा से ज्ञा तक, तो कितने ये हो जाएंगे, 49 होते हैं। बट हम रिस, जो री से रिस होता है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसका काउंट नहीं करते हैं, तो टोटल जो है कितने हो जाएंगे, ऐसे कुछ और एक दो शब्द है वो आगे भी हम देखेंगे, तो उनको मिला के टोटल होते हैं 45 होते हैं, वैसे 49 हो जाएंगे। और स्वर कितने होते हैं, आ से अंक तक, आ से अंक तक जो है स्वर हो जाएंगे, और का से ज्ञा तक व्यंजन हो जाएंगे। व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, व्यंजनों की संख्या 35 हो जाएगी। और कहीं कहीं पे स्वर गैरा भी होते हैं, कहीं कहीं पे जो है स्वर गैरा होते हैं, ऋषि को मिला के गैरा स्वर भी होते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कितने, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर होते हैं इसके लेखन के आधार पर, लिखने के टाइप में। ठीक है, और 35 व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 जो है कौन सी, संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो हम अभी आगे चलकर देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहिए, और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें। ठीक है, वर्णमाला के प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्णमाला के प्रकार। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के कितने, 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। पहला तो हो जाएगा स्वर, दूसरा हो जाएगा व्यंजन। पहला हो जाएगा स्वर यानी कि वोवेल, और दूसरा हो जाएगा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। ठीक है, स्वर देखेंगे, स्वर यानी कि वोवेल्स। ठीक है, स्वतंत्र रूप से, किस रूप से, स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से या किसी बाधा, किसी रोक टोक के बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, आ, बड़ा, बड़ी, छोटी, बड़ी। ठीक है, छुटाऊ, बड़ाऊ, रेस, ए, आए, ओ, आओ, और अंग, आह। छुटा से आह तक का क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, तो कितने हो गए, 13। ठीक है, इसमें अगर हम आह निकाल देंगे, ओ निकाल देंगे, और रिस निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 10 ही व्यंजन बचेंगे, कितने, 10 ही व्यंजन बचेंगे, वैसे कितने हैं, वैसे 13 व्यंजन हो जाएंगे। आगे देखेंगे, स्वर के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं स्वर के। तो एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक लुप्त होता है। कौन कौन से, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक लुप्त होता है। ह्रस्व मतलब जिसको हम तुरंत पढ़ेंगे तुरंत खत्म हो जाएगा, दीर्घ जिसको हम देर तक पढ़ेंगे, और लुप्त मतलब जिसको पढ़ेंगे और ना पढ़ेंगे कि एक बराबर होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त। ह्रस्व स्वर देखेंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे छुटा आ हो गई, छुटी ई हो गई, और छुटा ऊ हो गया। ये जो है हम इन्हें पढ़ेंगे अ, ई, उ। टाइम नहीं लग रहा है ना, तो ये ह्रस्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ह्रस्व। दीर्घ वाले देखेंगे, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना अर्थ लगता है, कितना, 2 गुना, 2 मात्राओं का समय लगता है। जैसे इसमें छुट्टा आ, और इसमें बड़ा की मात्रा छिपी हुई है। ठीक है, तो छुट्टा नहीं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, रिस, ए, आए, ओ,
आओ। इनमें पढ़कर देखिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। विलुप्त, विलुप्त हो जाएगा ओम। इसमें क्या छुपा है? आ छुपा है, ओ छुपा है, ऊ छुपा है और आदि माँ छुपी है। इन सबको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा ओम। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएंगे। अब देखेंगे जीभ के उपयोग के आधार पर, किसके? जीभ के उपयोग के आधार पर स्वर। ठीक है, जीभ के उपयोग के आधार पर 3 भेद हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्व स्वर। अग्र स्वर, इसके उच्चारण में जो है जीभ का अगला भाग कार्य करता है। जीभ का कौन सा? अगला भाग। जैसे मान के चलो ये जीभ है, तो जीभ का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा कार्य करता है। ठीक, कौन सा? ये हिस्सा आगे का जो होता है ये कार्य करता है। तो ई, बड़ी, ए, आए, तो ये करेंगे तो केवल जीभ का अगला हिस्सा ही, इन अक्षरों को पढ़ के देखिए, जीभ का केवल अगला हिस्सा ही जो है काम करता है। ठीक है, अग्र स्वर हो जाएंगे। मध्य स्वर हो जाएंगे, जीभ का मध्य भाग। मध्य स्वर हो जाएंगे जीभ का मध्य भाग, जैसे ये जीभ हो गई। ठीक है, इसका जो मध्य ये हिस्सा है, ये हिस्सा केवल काम करेगा। ठीक है, ये नीचे ऊपर हो जाएगी और ये काम करेगी, यहाँ से आवाज निकलेगी। जैसे करेंगे आ, क्या करेंगे? आ, तो देखो जीभ नीचे को जो है जाके ऊपर को जाती है और ये हिस्सा केवल काम करता है। ठीक है, पश्व स्वर हो जाएंगे जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा, जैसे ये जीभ हो गई तो जीभ का जो ये छोड़ के और ये बीच वाला हिस्सा छोड़ के ये वाला हिस्सा कार्य करेगा, ये वाला हिस्सा कार्य करेगा। जैसे बड़ा, देखो बड़ा, बड़ा, एक बार जीभ नीचे जाके ऊपर को जाती है, एक बार जीभ जो है नीचे जाके ऊपर को जा रही है, तो ये हो जाएगी पश्व स्वर। पश्व, पश्व स्वर। ठीक है, मुख खोलने के आधार पे अब देखेंगे, मुख खोलने के आधार पे अभी हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा देंगे। ठीक है, मुख खोलने के आधार पर, क्या? मुख खोलने के आधार पर कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। विवृत हो जाएगा, अर्ध विवृत हो जाएगा, संवत्र हो जाएगा और आर्द्र संवत्र हो जाएगा। विवृत देखेंगे जिनके उच्चारण में मुख में पूरा खुल जाए, मुख पूरा खुल जाए, जैसे ये मुख हो जाएगा। ठीक है, ये मुख हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? पूरा पूरा खुल जाएगा। जैसे आ, क्या? बड़ा, बड़ा करके देखिए मुंह पूरा खुल रहा है, मुंह पूरा खुल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे व्यक्त हो जाएंगे। अर्ध व्यवृत हो जाएंगे जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है। आ, ए, ओ, केवल होंठ की जो है, होठों की जो है प्रतिक्रिया चल रही है और मुंह क्या है? आधा खुल रहा है। क्या खुल रहा है? मुंह आधा खुल रहा है, तो हो जाएंगे अर्ध विवृत स्वर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संवत्र, संवृत। ठीक है, जिनके उच्चारण में मुख द्वारा, मुख जो द्वार होता है लगभग बंद ही रहता है, मुख द्वार जो है लगभग बंद ही रहता है। जैसे ए, ओ, ठीक है, और अर्ध संवृत हो जाएगा जिनके उच्चारण में मुख द्वार द्वारा लगभग आधा बंद रहता है। कितना? आधा बंद रहता है। ए, ओ, ए, ओ, आधा बंद रहता है। तो ये अक्षर पढ़ के देखेंगे जब, तो आपको कंफर्म हो जाएगा मुंह कितना खुलता है और कितना बंद रहता है। ठीक है, अब देखेंगे ओष्ठ के आधार पे, किस पे? ओष्ठ के आधार पे, ओंठों के आधार पे। ठीक है, ओंठों के आधार पे 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं, आवृतमुखी और व्रतमुखी। आवृतमुखी और व्रतमुखी। आवृतमुखी जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं, नहीं होते, होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ए, होंठ हैं जो ऐसे इस प्रक्रिया में बढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया में बढ़ते रहेंगे और इस प्रक्रिया में होंठ नहीं हो पाएंगे, इस प्रक्रिया में होंठ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और व्रतमुखी हो जाते हैं जिनके उच्चारण में होंठ या मुख का क्या है? गोलाकार, एकदम गोलाकार होंठ जो है, ऊपर का होंठ, ठीक है, और नीचे का होंठ एकदम गोलाकार हो जाएगा। जैसे ऊ, ऊ करोगे
तो एकदम ओंठ हैं जो इस तरीके से हो जाते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से ओंठ हो जाते हैं। आ उ ओ ओ, ठीक है, औ आओ। तो होंठ हैं जो क्या हो जाते हैं? एकदम गोल हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे वृत्त मुखी, ये हो जाएंगे वृत्त मुखी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, नाक व मुख से हवा निकालने के आधार पे, नाक या मुख से हवा निकालने के आधार पे, नाक व मुख से हवा निकालने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो जाएगा निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, एक हो जाएगा अनुनासिक। एक हो जाएगा निर्नुनासिक, एक हो जाएगा अनुनासिक। नि निर्नुनासिक देखेंगे जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जिनके उच्चारण में केवल हवा जो है कहाँ से? मुख से निकलती है और नाक से नहीं निकलती है, नाक से नहीं निकलती है। जैसे बड़ा, बड़ा कह कर देखिए, केवल मुख से हवा निकल रही। ई ऊ, केवल मुख से हवा निकल रही है, ठीक है। अनुनासिक देखेंगे जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, जिनके उच्चारण में हवा जो है मुख से नाक से भी निकले। जैसे आ, आ, अंग, अंग, देखो अंग कह के देखो, आ कहोगे नहीं निकलेगी, अंग कहो निकल रही है, नाक और मुख से दोनों से निकल रहे, ये वर्ण जो है अनुनासिक हो जाएंगे। अब स्वर जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं, स्वर कंप्लीट कर लिए हैं, होंठ के आधार पे देख लिया, मुख के आधार पे देख लिया और नाक मुंह के आधार पे देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, ठीक है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, किसकी सहायता से? स्वर, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है, व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन कंप्लीट शब्द नहीं बना सकता है, ठीक है। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन जो है कंप्लीट एक वर्ड या शब्द नहीं बना सकता है। व्यंजन के कितने? 3 भेद होते हैं। व्यंजन के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। एक हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन, दूसरा हो जाएगा अनंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अगर इतने प्यार से हम आपको समझा रहे हैं, अगर ये नहीं समझ पाए आप, तो उम्मीद करता हूँ आप कहीं से भी नहीं समझ पाएंगे। और पहली बात, मुझे लग रहा है कि आप लोग 100% इस क्लास से अपनी लाइफ में तो व्यंजन कभी नहीं भूलोगे, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। वह व्यंजन जो कंठ, होंठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि को स्पर्श से बोले जाते हैं, आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन को हम क्या? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। उच्चारण में देखेंगे का वर्ग, ठीक है। दूसरा देखें च वर्ग, तीसरा देखेंगे त वर्ग, ETC यानी कि इत्यादि। अब वर्ग देखेंगे और अक्षर देखेंगे, वर्ग और अक्षर, ये हो जाएंगे वर्ग और ये हो जाएंगे अक्षर। का वर्ग के देखेंगे क ख ग घ ड़, ठीक है। च वर्ग के देखेंगे च छ ज झ ञ। ट वर्ग के देखेंगे ट ठ ड ढ ढ ड़, ठीक है। त वर्ग के देखेंगे त थ द ध न। प वर्ग देखेंगे प वर्ग, ठीक है। प फ ब भ म, प फ ब भ म, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वर्ग और अक्षर। अब काष्ठ व्यंजन देखेंगे, कौन से? कांष्ट व्यंजन। कांष्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा गले द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन, ठीक है। उदाहरण में देखेंगे गले के द्वारा बोले जाने वाले क वर्ग में हो जाएंगे क वर्ग क ख ग घ ड़। ये कहाँ से आवाज निकल रही है? कहाँ से निकल रही है? गले से। कहाँ से? गले से आवाज निकल रही है। ये क ख ग घ पढ़ेंगे तो देखिए
एक महसूस होता है कि गले से हम बोल रहे हैं। इनमें स्वर आएगा आ और बड़ा, इसमें स्वर कौन सा लग जाएगा, आ और बड़ा स्वर लगेगा, तब जाके ये गले में कंप्लीट हो पाएंगे, गले से निकलेगी। क ख ग घ करेंगे तो गले से आवाज़ निकल रही है। एक अब हो जाएगा कौन सा, तालव्य। तालव्य हमने तालु, तालव्य यानी कि तालु। अभी हम इसको आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, जिससे ज़्यादा बेटर आएगा आपको, ठीक है। वह व्यंजन जो ताल हो और जीभ के स्पर्श से, ताल और जीभ के स्पर्श से जीभ के मोटे वाले भाग, जीभ का कौन सा भाग, जीभ का मोटे वाले भाग और ताल को स्पर्श करके बोले जाते हैं, वो कौन से, तालव्य व्यंजन होते हैं। जैसे चवर्ग के देखेंगे, कौन से उदाहरण में, चवर्ग के च छ ज झ य, इसमें स्वर कौन से आएंगे, ई बड़ी या स, ये स्वर आएंगे, ठीक है, ये स्वर आएंगे। अब देखेंगे क्या, मूर्धा व्यंजन, कौन से, मूर्धा यानी कि मुख से बोले जाने वाले, ठीक है, मुख को स्पर्श करने वाले, ठीक है, मूर्धा। वह व्यंजन जो मूर्धा और जीभ के साथ स्पर्श से बोले जाते हैं, जीभ के पतले भाग को तालु के अगले भाग में स्पर्श करके बोले जाने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण में ट वर्ग की पंक्ति पढ़ेंगे, ट ठ ड ढ अड़ा, इसमें रिस आदि स लगभग ये स्वर आते हैं, लगभग ये स्वर सारे आते हैं, ठीक है। अब दांतव्य, कौन से, दांतव्य यानी कि दांतों द्वारा, दांतों का स्पर्श करके जो अक्षर बोले जाते हैं, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, प वर्ग के देखेंगे, प प फ ब भ, देखिए दांतों का स्पर्श हो रहा है, दांतों का स्पर्श, ये लाइन आप बोल के यहाँ से यहाँ तक थोड़ा स्पीड में बोलिए और देखिए दांतों का स्पर्श हो रहा है, ठीक है। नोट में देखेंगे वर्गीय व्यंजन को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, किनको, दांतव्य व्यंजन को, ठीक है। अनंतः व्यंजन देखेंगे, अनंतः व्यंजन देखेंगे, ठीक है। अनंतः व्यंजन हो जाएंगे जो जीभ, ताल और दांत, होंठ का स्पर्श होता है, जहाँ पे जीभ, ताल, होंठ आदि का जो है स्पर्श होता है, वहाँ पे कौन से हो जाएंगे, अनंतः व्यंजन हो जाएंगे। जैसे आप य र ल व की ये पंक्ति पढ़ के देखिए, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है। या तथा रा को अर्थ स्वर, क्या, या और रा को क्या, अर्थ स्वर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्थ स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन देखेंगे, कौन से, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिन उच्चारणों में मुख के स्थान पर विशेष ग्रहण करती हुई, रगड़ती हुई निकलती है, क्या, वायु, वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर ग्रहण यानी कि घसीटती हुई और रगड़ती हुई निकलती है, तो वहाँ पे ऊष्म व्यंजन होता है, कौन सा, ऊष्म व्यंजन। जैसे स ह करेंगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ के देखिए, थोड़ा स्पीड में पढ़ के देखिए, कंप्लीट आपको हो जाएगा। और रा लुठित व्यंजन कहलाता है और ला पार्श्व व्यंजन कहलाता है, ठीक है, ला लुठित व्यंजन और ला पार्श्व व्यंजन कहलाता है। समझ लो, यहाँ पे व्यंजन समझ लो, ठीक है, यहाँ पे व्यंजन समझ लो, ठीक है। कैसे समझेंगे, देखो देखो, नासिक, नासिक से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, अड़ा अड़ा या टा ठा ला आदि माँ, ये बोलेंगे कहाँ से, नासिक से बोले जाएंगे, नाक से, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से बोलेंगे, ठीक है। देखो नासिक मतलब नाक से जो बोले जाते हैं, तो आ ड़ र चा जो होते हैं यहाँ से नाक से, ठीक है, इनको बोलते हैं नासिक। दांत्य यानी कि दांत से, दांत से जो बोले जाते हैं ये हो जाएंगे, ये वाली जो लाइन देख रहे हो, ये वाली,
ये दांत और होंठ से हो जाएंगे, दांत से हो जाएंगे ल और स। ठीक है, कौन से? ल और स। मूर्धन्य, मूर्धा, मूर्धा देखेंगे कहाँ से है? ये, ठीक है, ये वाले जो होते हैं ऋषि, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ठीक है। और यहाँ होस्ट देखेंगे, ये होस्ट, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये हो जाएगा होंठ से और कांठ से। ओ करेंगे पवर्ग में जाएंगे देखेंगे, और कांठा से ओ देखेंगे तो एक कांठन से हो जाएंगे। कांठा से कौन सी? ओ आओ जो है कहाँ से? ये कंठ से, यानी से गले से निकल रही है। जीभ का ये जो लास्ट हिस्सा बोला था, पिछला हिस्सा बोला था जीभ का, ये देखेंगे, ये वाली लाइन देखो, ठीक है। ये कंठ तालव्य हो जाएगा। कंठ से मतलब ये हिस्सा हो जाएगा कंठ का तालव्य, ये हिस्सा जो होता है ये वाला, ये तालव्य हिस्सा होता है, ठीक है। ए आए, ठीक है। कंठ से हो जाएगा आ, अड़ा और का वर्ग और हा, ये जो है शब्द अक्षर, ये कंठ से बोले जाते हैं, केवल कंठ से, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था ताकि मैं इससे आप लोगों को समझा सकूं ज़्यादा बेटर, ठीक है, ज़्यादा बेटर जो है आप लोगों को यहाँ से समझा सकूं, ठीक है। और थोड़ा सा और देखेंगे, देखो वर्णमाला जो है, यह वर्णमाला जो है, वर्णमाला कौन सी? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि जो है संस्कृत और मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाओं के भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी भाषा में कौन कौन सी? संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं जो है लिखी जाती। हिंदी वर्णमाला में रिस, लड़ा, लड़ा का उपयोग नहीं किया जाता है। किनका? ल, आधी ल र टंगी हो और आधी ल और र हो, इनका जो है उपयोग नहीं किया जाता, इनका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इनका उपयोग नहीं किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे विशेष भाषा, भाषा के सार्थक इकाई वाक्य, भाषा के जो सार्थक इकाई वाक्य हैं, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, वाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि से को वर्ण भी कहते हैं, ध्वनि को जो है क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। जैसे इनमें दो अक्षर हैं, पुनः, पुनः जो है ये, जैसे पुनः, इनमें कितने हैं? दो अक्षर। जैसे हमने अभी आपको राम का उदाहरण लेकर दिखाया था कि राम में 4-5 अक्षर को आधा और पूरा करेंगे तब जाके एक पूरा शब्द बनता है, क्या? राम। उसी प्रकार के पुनः देखेंगे, इसमें पू लिखा हुआ है और नह लिखा हुआ है, इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है, तो इन सबको मिला के अगर अलग करेंगे तो 4 हैं, आदि पा बनाएंगे, फिर इसमें ऊ छुपा हुआ है, फिर न है, और न में क्या है? हा छुपा हुआ है। हा मतलब ये दो बिंदी रखी है, ये हो जाएगा हा, न पूरा है। ऊ मतलब ये मात्रा लगी हुई है, और ये पा, इन सबको चारों को मिलाएंगे तो जाके पूरा कंप्लीट बनेगा पुनः, तब जाके पूरा जो है शब्द बनेगा जाके पुनः। तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस हम कल की क्लास में कराएंगे, इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस वो हम कल की क्लास में कराएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।